अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज। आज तारीख 12 जनवरी 2026 है। खैबर पख्तूनख्वा में बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल और फौजी ऑपरेशन से मुतालिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक ब्रीफिंग तलब कर ली है और ये ब्रीफिंग कोर कमांडर पेशावर से की गई है तलब। और ये ब्रीफिंग कब होगी, इससे मुतालिक कमेटी ने क्या कहा है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कैसे किया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तवातुर के साथ ये लगते हुए इल्ज़ामात कि वो दहशतगर्दी के मामले को लेकर संजीदा नहीं है और DGISPR की पिछले हफ्ते की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब क्या सिक्योरिटी ब्रीफिंग हो सकेगी, इससे पहले सिक्योरिटी ब्रीफिंग कब तलब की गई थी या उसका मुतालबा कब था, क्यों नहीं हो सकी थी, इससे मुतालिक हम गुफ्तगू करेंगे। सेकेंडली हम ये भी बात करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूँ, कुछ जजेस की तकर्री के लिए इजलास हुआ। गो कि ये मौजू हुआ, अब हम सबको पता है कि कौन से जजेस तकर्रुर होते हैं, कौन से जजेस मुस्तकिल होते हैं, कौन से जजेस को जो है वो साइड किया जाता है। लेकिन एक जज साहब जिनका नाम जस्टिस मोहम्मद आसिफ है, उनको उनके ऊपर एक सख्त इल्ज़ाम होने के बावजूद भी मुस्तकिल कैसे कर दिया गया, ये कहानी भी आपके सामने रखूंगी। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम भी चलाई जा रही है। उन्होंने खुद भी एक सख्त मौक़िफ़ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दिया। उस पर जो है वो कुछ मखसूस अकाउंट्स जो कि बराह रास्त कहा यह जाता है कि ऑपरेट होते हैं एक जगह से, उन पर एक मौक़िफ़ आ गया है। अब पता नहीं ये उनकी ज़ाती राय है, पता नहीं ये उनकी ज़ाती राय है, या जो है ये कोई धमकियाँ है। और साथ में कहा जा रहा है कि सुहेल आफरीदी जो है वो DGISPR से ऑब्सेस्ड है और वो पिछले कई दिनों में जो है वो कई बयानात उनके बारे में दे चुके हैं, जबकि उनसे सवालात होते हैं और वो बात करते हैं। तो बहरहाल ये जो है वो 3 टॉपिक्स हैं जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो ये कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जो है उसने ये तय किया था, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दहशतगर्दी के मामले पर एक कमेटी बनाई थी और वो जो कमेटी थी वो उसको जो है वो हेड करते हैं बाबर सलीम सवाती, जो कि स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के। अब वो जो कमेटी है उसने एक रिक्वेस्ट भेजी है कोर कमांडर पेशावर जो कि जनरल उमर हैं उनको, कि वो आकर ब्रीफिंग दे कमेटी को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नंबर 1 चलते हुए ऑपरेशंस पे, नंबर 2 इस बात का भी जो है वो उनको ऑलरेडी जो रिक्वेस्ट भेजी गई है उस रिक्वेस्ट के अंदर ही इस बात का इजहार किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में चलते हुए सिक्योरिटी ऑपरेशन से हम कोई ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन हमें बताया जाए कि सिक्योरिटी ऑपरेशन से कोई फ़र्क पड़ा है दहशतगर्दी पर, ये नहीं पड़ रहा। अब जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं प्रोविंशियल असेंबली ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने जो कोर कमांडर पेशावर को ये लिखा है खत, इसके अंदर ये कहा है कि मुझे जो है वो ये कहा गया है कि 8 सितंबर 2025 को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने एक स्पेशल कमेटी बनाई थी सिक्योरिटी की, जिसका काम ये था कि वो सूबे के अंदर चलती हुई जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको जो है वो देखे। और कमेटी के अंदर 40 मेंबरान हैं, जिसमें लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट्री लीडर है पॉलिटिकल पार्टीज के, और प्रोविंशियल असेंबली के यानी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के मेंबर्स हैं। उसके अलावा ये जो तमाम तर 40 मेंबरान हैं, ये कमेटी की एक ब्रॉड बेस और रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हाउस के रिप्रेजेंटेटिव यानी हाउस के नुमाइंदा के तौर पर उसकी नुमाइंदगी को जाहिर करती है। अब उसके बाद वो कहते हैं कि हम लोगों ने कमेटी को जो मैंडेट दिया गया था खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की जानिब से, उसके अंदर 2 मीटिंग्स हुई। पहली मीटिंग के अंदर जो कमेटी है उसने एक डिटेल ब्रीफिंग ली, जो तमाम की स्टेक होल्डर्स हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के, जिनके अंदर चीफ सेक्रेटरी हैं, एडिशनल जो चीफ सेक्रेटरी हैं होम और ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट्स के, और IG जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं उनसे, और उनसे जो है वो बाकायदा उनका एसेंशियल इनपुट लिया गया कि वो जो है वो कमेटी को बताएं कि कैसे कमेटी ने पहली मीटिंग उनसे उनके इनपुट के बारे में की कि मुल्क के जो सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, ताकि वो अपनी हतमी रिपोर्ट जो है वो सूबाई असेंबली को दे सकें। सेकेंडली वो ये कहते हैं कि पर्टिनेंटली इन द सेकेंड मीटिंग जो कमेटी थी ये लॉ एंड ऑर्डर पर 40 मेंबरान पर मुश्तमिल बनाई गई, जिसके अंदर सिर्फ PTI नहीं है बल्कि अपोजिशन के भी मेंबरान हैं। उस कमेटी ने दूसरी अपनी मीटिंग के अंदर जो है वो तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम स्टेक होल्डर्स को, जो कि अमायदीन हैं, वहाँ की छोटी बड़ी तमाम पार्टी से हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, ताजिर बरादरी है, उन सबको एक ग्रैंड जरगा के तौर पर जो है वो पख्तूनख्वा पीस जरगा 2025 के तौर पे जो है वो उनको बुलाया गया था। और प्रोविंशियल असेंबली ने 12 दिसंबर 2025 को ये पीस जरगा किया, जिसके अंदर ये बाकायदा तौर पर तमाम ने इत्तफाक राय से यूनानिमसली ये कहा था कि एक जो है वो डिक्लेरेशन दी थी और ये कहा था कि सूबे के अंदर ऑपरेशन हल नहीं है अगर वहाँ की आवाम को जो है वो ना लिया जाए
एतमाद में ना लिया जाए और फिर जो पीस जिरगा था, अमन जिरगा था खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हुआ, उसका एलामिया जो है और उसका जो फैसले थे की कंसिडरेशंस थी वो वफाकी हुकूमत को भी भिजवाई गई थी ताकि वो उस पर अपनी तौसीक कर सकें। उसके बाद वो ये कहते हैं कि इसी कंसल्टेटिव यानी ये जो मुशावरती अमल है, इसी की तौसीक करते हुए कमेटी ये चाहती है 40 मेंबरान पर मुश्तमिल कि एक डिटेल ब्रीफिंग जो है वो कोर कमांडर पेशावर से भी ली जाए, जिसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो ये है कि जो इस वक्त चलते हुए वफाकी हुकूमत के अप्रूवल से ऑपरेशन है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उनकी तफसील हमें दी जाए और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो मर्ज अजला के अंदर जो अपनी कार्रवाइयाँ कर रही हैं उनके बारे में हमें बताया जाए। कमेटी ये कहती है कि वो कमेटी कहती है कि हम इस बात को बिल्कुल जो है वो मलूज़ खातिर रखते हैं कि सिक्योरिटी मेजर्स जो लिए जा रहे हैं वो मतलब वो ज़रूरी है लेना, और ये भी कि इट कंसिडर दैट ऑपरेशन अलोन without broader political, social and development initiatives may not ensure sustainable peace and stability and could risk further unrest in the province। वो कहते हैं कि कमेटी ये समझती है, यानी जिसके अंदर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो इस वक्त एक वफाकी वजीर के भाई हैं, वो भी ये समझते हैं, यूनानिमसली कमेटी ये समझती है कि ऑपरेशन हल नहीं है इस वक्त सूबे की सूरत हाल का, और वो सूबे के अंदर सूबे के अंदर अदम इस्तेहकाम कायम कर सकता है। तो लिहाजा वो ये कहते हैं कि इस मामले की जो हसासियत है उसको सामने रखते हुए कोर कमांडर पेशावर इन कैमरा ब्रीफिंग जो है वो हमें दे और उसमें वो जो है वो बता दे कि उनको कौन सा टाइम और डेट जो है वो कन्वीनियंट होगी, और उसके लिए प्रोविंशियल असेंबली जो है खैबर पख्तूनख्वा की उसमें मीटिंग अरेंज की जाएगी इन कैमरा, और फिर वो आकर जो है वो अपना मौक़िफ़ उसमें सिक्योरिटी मेजर्स रखते हैं। अब इससे कबल जब वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी 15 अक्टूबर 2025 को वज़ीर-ए-आला मुंतखब हुए, तो उसके बाद भी उनको कमेटी ब्रीफिंग देने के लिए कोर कमांडर का जो ऑफ़िस है वहाँ बुलाया गया था। लेकिन वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी वहाँ गए नहीं, उन्होंने कोर कमांडर को बुलाया, कोर कमांडर आकर उनसे मिले और उसके बाद अब बाकायदा तौर पर जो स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के, उनकी सरबराही में बनी इस खसूसी सिक्योरिटी कमेटी ने कोर कमांडर पेशावर से ये दरख्वास्त की है कि वो आकर खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सिचुएशन पर ब्रीफिंग दे। अब मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा की जो सिक्योरिटी है उससे मुतालिक ये गुफ्तगू की जाती है और वफाक की जानिब से भी ये कहा जाता है, बल्कि तमाम बाकी सूबों की जानिब से ये कहा जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल इंस्टेबिलिटी है और उसके लिए किसी भी किस्म का फौजी ऑपरेशन जो है वो नागुज़ीर है, हल नहीं है कोई और इसमें अगर खैबर पख्तूनख्वा के हालात को देखें भी तो रोज़ाना के हिसाब से वहाँ पर जिस किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनके सद्देबाब के लिए एक मौसर और एक जामे पॉलिसी बनना ज़रूरी है और उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक साथ बैठना भी ज़रूरी है। वो एक साथ बैठे बगैर, एक पॉलिसी बनाए बगैर ये कैसे मुमकिन होगा? इसी ज़िम्न में जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक इक़दाम ले बैठी है। उस इक़दाम को सराहते हुए अगर कोर कमांडर पेशावर आकर के ब्रीफिंग देते हैं सिक्योरिटी कमेटी की तो कोई हल निकल सकेगा। दूसरी जानिब ये एक प्योरली जो है वो ऐसा मामला है जिस पर कोई सियासत होनी नहीं चाहिए। दूसरी जानिब ये है कि वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी गुज़िश्ता रात उन्होंने कराची में गुफ्तगू की, दहशतगर्दी के हवाले से अपना मौक़िफ़ सामने रखा। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो ऑपरेट होते हैं तो बहुत सारे लोग ये इल्ज़ामात लगाते हैं कि वो सीनियर सहाफ़ियों पर ही मुश्तमिल हैं, लेकिन वो जो है वो बराह रास्त जीएचक्यू से ऑपरेट हो रहे हैं या वो उन्हीं का मौक़िफ़ जो है वो लेकर आते हैं, इस किस्म के इल्ज़ामात लगते हैं। वो तमाम तर सीनियर सहाफ़ी जो है वो अचानक से एक ही जैसी ट्वीट्स को उसमें कोई कॉमा ज़ेर ज़बर का फ़र्क नहीं होता उसको पोस्ट कर देते हैं। सुहेल आफरीदी ने गुज़िश्ता रोज़ डीजीआईएसपीआर के बारे में और मैंने आपको आज सुबह के व्लॉग में बताया भी कि उन्होंने कहा कि जो गुफ्तगू उन्होंने की वो नीच थी, वो गुफ्तगू उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा तर्जुमान पाक फ़ौज वो उनको ज़ेब नहीं देती थी। उसके ऊपर रिएक्शन आया और कहा गया है कि जी सुहेल आफरीदी जो हैं वो मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं और वो ऑब्सेस्ड हैं डीजीआईएसपीआर से, और ये भी कहा गया है कि वो इमरान खान ने तो खुद अपने पैगाम के अंदर कहा था ट्विटर के ऊपर अपनी ट्वीट पर कि एएनपी जो है वो उस पर हमले इसलिए होते हैं कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ बोलती है। अब ये ट्वीट मैं नहीं जानती कि वो जो चंद अकाउंट्स हैं उनकी अपनी ज़ाती राय है या फिर वो उनकी ज़ाती राय तो खैर वो कैसे ही हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर जो एक मखसूस वो जिस तरह के रेड मार्क्स बने होते हैं उससे पता चल जाता है कि अभी एक अकाउंट ने ट्वीट की है, कुछ देर बाद ये तमाम अकाउंट्स पे व्हाट्सएप के थ्रू आई होगी ट्विटर, वो सब ट्वीट कर देंगे, या फिर बहुत सारे लोग तो अब ये भी दावा करने लग गए हैं, अल्लाह करे झूठ हो, कि अकाउंट जो है वो उन पे अब व्हाट्सएप पे नहीं आती और ये खुद पोस्ट नहीं होती बल्कि अकाउंट्स के लॉगिन है कहीं और
वहीं से डायरेक्ट पोस्ट हो जाती हैं। तो बहरहाल ये जो ट्वीट है इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं इसके वो देखने की ज़रूरत है कि जहाँ एक तरफ मज़म्मत हो रही है और कहा जा रहा है कि जी पीटीआई तो खुद दहशतगर्दी के पीछे है, और वो फिर हुकूमत बैठकर कह देती है, मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़ीर इत्तलात फरमा देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जो तंजीम है टीटीपी उसका सियासी विंग है। इस किस्म की गुफ्तगू के बाद जब इतनी बड़ी तादाद में लोग उनके साथ फेवर में निकल आते हैं तो समझ नहीं आती 9 मई के उस वाकयात में जिसमें सुहेल आफरीदी मौजूद ही नहीं थे, उसमें उनको जो है वो नामजद करने की कोशिश की जाती है एक पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की उस रिपोर्ट की वजह से, जिसकी एक्चुअली सरबराही मरीम नवाज शरीफ साहिबा खुद करती हैं। तो इस तमाम तर कहानी के बाद जो अब समझ आ रही है वो ये है, बल्कि 2-3 चीज़ें जो कंफर्म हो गई है वो ये है कि नंबर 1, इमरान खान की ट्वीट्स जो है वो बराह रास्त इदारे में पढ़ी जाती है। सेकेंडली ये कि उनके ऊपर जो जवाब या प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर या नाम लेकर जितनी भी तनकीद की जाती है वो उनकी ट्वीट्स के तनाजुर में बाकायदा तौर पर जवाब दिया जाता है, जो किसी सियासी जमात का काम है, जो किसी इदारे का काम नहीं है, किसी सरकारी इदारे का काम नहीं है, किसी सरकारी महकमे का काम नहीं है कि उनके आके तर्जुमान इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें। और फिर उसके बाद बजाय इसके कि सूबे के मसाइल को अंडरस्टैंड करते हुए कोई सेनेटी प्रिवेल करने के लिए एक मेज़ पर बैठा जाए और दोनों जानिब से कोई सीज़ फायर किया जाए, अगर कहीं कोई जवाब किसी सवाल के जवाब में भी दिया जाता है तो उसका भी जवाब देते हैं। तो समझ में ये आ रहा है कि सुहेल आफरीदी ने अगर सिंध के अंदर अपना दौरा कामयाब कर लिया है तो उसकी अजियत पहुंची है ताकतवर हलकों को, और उसके बाद इस किस्म के बयानात जारी करवाए जा रहे हैं। लेकिन अगैन भी कहूँगी, मुझे अभी ये कंफर्म नहीं हो रहा कि ये खुद जो है वो उन अकाउंट्स की राय है या फिर ये चूंकि एक जैसे ही पैगामात जारी होते हैं सारे अकाउंट्स पर साइमल्टेनियसली, तो ये समझ नहीं आती कि ये जारी करवाया गया है विदाउट एट्रीब्यूशन, कोई वजह कोई चीज़ ऊपर नीचे नहीं लिखी, किसी के ओपिनियन है, किसी ने कहा है, वो बस एक लंबी सारी तहरीर जो है बहुत सारी स्पेस के साथ बहुत सारे इमोजी साथ लगाकर जारी कर दी जाती है और उसमें मुज़ामतें होती हैं और उसमें पीटीआई को दहशतगर्द तंजीम जो है वो साबित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन फिर सवाल एक और ये भी है कि अगर इतनी दहशतगर्द तंजीम लगती है तो अदालतें भी आपकी हैं, हुकूमत भी आपकी है, तमाम तर जो इस मुल्क में इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि तमाम इदारे आपके अपने पास हैं, तो फिर आप ये करें कि मतलब लाठी भी आपकी भैंस भी आपकी, तो आप करें ये कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए एक रेफरेंस लाएं, अदालत से लाकर मंजूरी करवाएं और लगा दें अगर वो दहशतगर्द जमात है और इंतशार फैला रही है और आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी कर रही है। नहीं किया जा सकता क्योंकि आवाम ने एक मैंडेट दे रखा है। तो बहरहाल ये अब तक की इस पर सिचुएशन है और ये जो है वो रिएक्शन नजर आ रहे हैं। सेकेंडली आज ही वैसे तो अदलिया के बारे में हम बहुत ज़्यादा बात करते नहीं है और जो बात होती भी है वो उन जजेस के बारे में तो हम बिल्कुल नहीं कर रहे होते जो मुसल्लत किए गए हैं दूसरी दूसरी अदालतों से लाकर। लेकिन एक जज साहब है और उनका तस्करा पिछले अरसे में मीडिया पर बहुत आया भी, उनका नाम जस्टिस मोहम्मद आसिफ है। उनके बेटे ने इस शारा दस्तूर पर 2 लड़कियां जो कि अपने काम से घर वापस जा रही थी उनको अपनी गाड़ी के नीचे कुचल कर मार दिया था और उसके बाद जो साहब हैं जिनको यहाँ पर जो है वो छोटे नवाब के तौर पर जाना जाता है, बिगड़े नवाब के तौर पर जाना जाता है, वो अपनी गाड़ी के नीचे उनको कुचल देते हैं। वो माइनर होते हैं, उनको अदालत में पेश किया जाता है मास्क लगा के और फिर लड़कियों की फैमिलीज उनको माफ भी कर देती हैं। उसके बाद लड़कियों की फैमिली से जितनी मर्जी पूछने की कोशिश की जाती है, जो पहले मीडिया के साथ ऑन बोर्ड होती है फिर वो बताने से भी इनकार कर देते हैं कि उन्होंने किस बुनियाद पर किस दियत के साथ जो है वो जज साहब के बेटे को माफ कर दिया। और जज साहब का तस्करा मैं इसलिए कर रही हूँ कि जज साहब जो है वो खुद अपने बेटे से जब उनसे इंसिडेंट हो जाता है, रोड पर 2 बच्चियां पड़ी होती हैं, एक उनमें से जाँ बहक हो चुकी होती है, दूसरी सांसें चल रही होती है, जख्मी हालत में पड़ी होती है, तो जज साहब खुद आते हैं, अपने बेटे को वहाँ से निकालते हैं, उसके दोस्तों को वहाँ से निकालते हैं, बच्चियाँ ज़मीन पर ही पड़ी रहती हैं, उनके लिए कुछ नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद पुलिस सुबह जाकर उनके बेटे को गिरफ्तार करती है, मौके पर गिरफ्तार नहीं करती मौजूदगी के बावजूद। जज साहब बाकायदा तौर पर सारे मामले की आनत करते हैं और फिर जाके फैमिली से कहते हैं कि अगर कोई कानूनी कार्रवाई करनी होगी तो मैं अपने जो है वो बेटे के साथ पीछे खड़ा नहीं हूँगा। इस किस्म के ऑप्टिक्स प्ले किए जाते हैं और फिर उनका बेटा छूट जाता है। और आज जब उनकी मुस्तकली की बारी आती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जबकि वो बलूचिस्तान के एडिशनल जज लगे थे पिछले साल 17 जनवरी 2025 को, और वो इतने खुश नसीब थे कि 1 फरवरी 2025 को वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला होकर आ गए, जब अचानक से एक इजलास के दौरान आर्टिकल 200 इन्वोक किया सदर मुमलिकत ने। और अब वो जज साहब स्कैंडल्स की जद में रहे, इमरान खान के मुकदमात को सुनने वाले बेंचेस में थे, उनको डिले करने वाले बेंचेस में थे। आज उनको मुस्तकिल कर दिया गया, जबकि इससे पहले ही खबर आ रही थी कि चूंकि एक इंसिडेंट हो चुका है तो उनको मुस्तकिल नहीं किया जाएगा। उनकी मुस्तकिली की मुखालफत जुडिशल कमीशन के इजलास में सिर्फ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मुनीब अख्तर ने की, और बाकी तमाम जुडिशल कमीशन जिसमें मौजूदा चीफ जस्टिस याया खान, आईनी बेंच के चीफ जस्टिस आईनी अदालत के चीफ जस्टिस जिसका आज ही इफ्तिताह
یہ بالکل سپریم کورٹ کے سامنے عمارت میں ہوا ہے، اس کے سربراہ جو ہے وہ جسٹس امین الدین خان موجود ہوتے ہیں، حکومتی عہدیدار موجود ہوتے ہیں، احسن بون صاحب موجود ہوتے ہیں، اور وہ لوگ منظوری دے دیتے ہیں جسٹس محمد آصف کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پر۔ یہ خبر ویسے تو نہیں تھی، لیکن مطلب یہ بات نہیں تو نہیں تھی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جسٹس محمد آصف نے مستقل نہیں ہونا تھا، لیکن ان کے بیٹے والے انسیڈنٹ کے بعد بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ شاید وہ مستقل نہ ہوں، لیکن وہ جو پرنسپلز، کچھ اصول اور اخلاقیات ایگزسٹ کیا کرتی تھیں وہ 26ویں ترمیم سے پہلے تھی یا 27ویں سے پہلے تھی، اب وہ مکمل طور پر مخدوش ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، بلکہ کمزور نہیں، اب ختم ہی ہو گئی ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ اب تک کی اپڈیٹس تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اپنا کوئی فیڈ بیک ہو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔